हेलो स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइटा की लास्ट वीडियो लेक्चर के साथ आज मैं हाजिर हूं वापस। तो देखो जरा, ब्रायोफाइटा के पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो पढ़ा, ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा। उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे थे, ठीक है। इसके बाद में क्लासिफिकेशन, ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन मेनली एनसीईआरटी ने तो इसकी दो ही क्लासेस के बारे में बताया है, लेकिन तीसरी एक क्लास और होती है जिसको एंथोसेरोप्सिडा बोलते हैं। यहाँ पे आप दो ही देख पा रहे हो, हेपेटिकोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, लेकिन एक तीसरी एंथोसेरोप्सिडा और होती है जिसमें एंथोसेरोस आता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में एनसीईआरटी ने ऐसा डिस्कस तो कर नहीं रखा, तो ठीक है ना, हम भी उसको थोड़ा बहुत उसका जिक्र करेंगे। बाकी मेन पार्ट यही ले रहे हैं, हेपेटिकोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, ठीक है। ये दो क्लासेस हैं, इसमें कुछ स्टडी पॉइंट्स हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करना है हमको, ठीक। तो देखो जरा, सबसे पहला है कॉमन नेम। कॉमन नेम के लिए बात करें, हेपेटिकोप्सिडा में टर्म को पढ़ना जरा, हेपेटिक हेपेटिक टर्म आती है लिवर के लिए, ठीक है ना। इसलिए इनको नाम देते हैं बच्चों लिवर वर्ड्स। क्या बोलते हैं इनको? लिवर वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये है लिवर वर्ड। और लिवर वर्ड्स क्यों बोलते हैं उसका भी रीजन है, क्योंकि इनका जो थैलस होता है डोर्सिवेंट्रल, वो लिवर लाइक स्ट्रक्चर शो करता है, इसलिए इनको लिवर वर्ड्स बोलते हैं। और ये सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट की फॉर्म में होते हैं, ठीक। ब्रायोप्सिडा ये एक्चुअल में ट्रू मॉसेज होती हैं, इसमें इनको बोला जाता है मॉसेज। और मॉस जो है वो ट्रू मॉस इसी ग्रुप में आती है। इसके अलावा कहीं पे भी मॉस जो पढ़ेंगे हम, वो सब वास्तव में फॉल्स मॉस होंगी। जैसे टेरिडोफाइटा में भी हम मॉसेज के नाम से कई इस तरह के टेरिडोफाइट्स के नाम हैं जिनको नॉर्मली मॉसेज बोल देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल मॉसेज नहीं है, वो ट्रू मॉस नहीं है, वो फॉल्स मॉस होती है। ट्रू मॉसेज इसी में होती है और ये मोस्ट डेवलप्ड ब्रायोफाइटा का ग्रुप है। कोई दिक्कत? ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो जरा, रूट लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम राइजोइड्स बोलते हैं। तो राइजोइड्स के लिए अगर मैं बात करूं तो हेपेटिकोप्सिडा में राइजोइड्स जो होते हैं बच्चों, वो कैसे बताए थे मैंने? यूनिसेलुलर बताए थे, ठीक है ना, और अनब्रांच्ड बताए थे। यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड बताए थे, ठीक है ना। और ये इसमें सेप्टा भी एब्सेंट है, इसलिए एसेप्टेट होते हैं, इसलिए ये यूनिसेलुलर भी है, ठीक है। मतलब ये इस तरह की स्ट्रक्चर शो करते हैं। अंदर इनमें या तो ट्यूबरकुलेशन मिलता है, ठीक है ना, या फिर ये सिंपल इस तरह से होते हैं, यूनिसेलुलर, अनब्रांच्ड और एसेप्टेड है। जबकि ब्रायोप्सिडा के केस में अगर मैं राइजोइड्स की बात करूं तो ये ब्रायोप्सिडा में बच्चों मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है ना। और मल्टी सेलुलर किसकी वजह से हुए? क्योंकि ये सेप्टेट होते हैं, इनमें ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा ये ब्रांच्ड होते हैं बच्चों, ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है ना। इस तरह की स्ट्रक्चर में शो कर सकता हूं इसमें, ये, ठीक है ना। तो ये इस तरह सेल्फ प्रेजेंट होता है। कोई दिक्कत? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के लिए अगर मैं बात करूं तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में, चलो डायग्रामेटिक थोड़ा सा आगे की स्लाइड से आपको समझा देता हूं। अगर मैं लिवर वर्ड्स के लिए बात करूं तो लिवर वर्ड्स में एग्जांपल्स देखो, यहाँ पे एग्जांपल साथ में ही कवर कर रहा हूं मैं, ठीक है। लिवर वर्ड्स में एग्जांपल एनसीईआरटी ने हमको जो दे रखे हैं, मार्केंसिया और रिक्सिया का केस। मार्केंसिया में हमने थैलस देखा, डोर्सिवेंट्रल थैलस। तो ये तो एक प्रोस्टेट थैलस होता है जो बिल्कुल नीचे, बिल्कुल विदाउट हाइट, बहुत ज्यादा कोई इसकी हाइट होती ही नहीं। तो ये नॉर्मल नॉन वेस्कुलर फॉर्म में, थैलस की फॉर्म में पड़ा रहता है, ठीक है। और इसलिए ये प्रोस्टेट थैलस का केस बताया जाता है। तो ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन प्रोस्टेट थैलस की फॉर्म है। इनके लीफी मेंबर्स जो होते हैं, लीफी मेंबर है इसका, जैसे लिवर बर्ड का एक और एग्जांपल बना सकते हैं अपन, पोरेला। तो वो लीफी मेंबर है, और इस लीफी मेंबर में दो रोज में वास्तव में इनमें क्या मिलती है? लीव्स मिल सकती है, ठीक है ना। और दूसरा सबसे सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट जो माना जाता है, वो माना जाता है किसको बच्चों? रिक्सिया को, सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट। तो ये तो प्रोस्टेट थैलस का केस बनता है, ठीक है ना, लेटा हुआ थैलस है। और दूसरा देखो जरा, मोसेज के केस में, मोसेज में फ्यूनेरिया का डायग्राम आप देख पा रहे हो। फ्यूनेरिया, इसको नाम दिया जाता है रोप मॉस। क्या बोलते हैं? रोप मॉस, या फिर इसको बोलते हैं कॉर्ड मॉस, रस्सी के जैसा ये मॉस बताया गया है, रोप मॉस या कॉर्ड मॉस। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये गैमेटोफाइट था, और हमने बताया था कि इसके ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है, तो ये अपन को डायग्राम दे रखा है। लेकिन यहाँ पे ये मेन एक्सिस जो बता रखा है, ये अपराइट सिलेंडर एक्सिस होता है। तो मोसेज में ये अपराइट सिलेंडर एक्सिस की फॉर्म में होता है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। और इस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के बाद में जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं वो स्पाइरली अरेंज होती है। लीफ जो बता रखी है ये वास्तव में किस तरह की अरेंज होती है बच्चों? स्पाइरली अरेंज होती है। पहले भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन इसका किया है, ठीक है।
तो ये अपराइट सिलेंडर एक्सिस की फॉर्म में भी मिल सकता है, और ये लीव्स जो प्रेजेंट होती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर वो स्पाइरली इसके ऊपर प्रेजेंट होती है। ऐसे ही स्फेग्नम में अपराइट सिलेंडर की फॉर्म में यहाँ पे भी प्रेजेंट है, जिसमें आर्किगोनियल और एंथेरियल ब्रांचेस को बता रखा है इसमें, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स भी यहाँ पे खत्म कर लेते हैं। ये फ्यूनेरिया, रॉपमॉस, कॉर्डमॉस, स्फेग्नम को पीटमॉस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये आगे आ रहा है अपने, ठीक है ना। और पॉलीट्राइकम जो होता है इसको नाम दिया जाता है बच्चों हेयर कैप मॉस। क्या बोलते हैं? हेयर कैप मॉस, ठीक है बात। डाउसोनिया जो आप देख पा रहे हो, ये डाउसोनिया वास्तव में इसको बोला जाता है ऑस्ट्रेलियन मॉस। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑस्ट्रेलियन मॉस बोलते हैं इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन मॉस। और ये मैं इसलिए लिख रहा हूं डाउसोनिया, एनसीईआरटी नहीं दे रखा है अपन को। ये एक्चुअल में हाईएस्ट ब्रायोफाइट है, ये सबसे ऊंचा 45 सेंटीमीटर का होता है, समझ रहे हो? 45 to 60 सेंटीमीटर का होता है। हाईएस्ट भी 45 से 60 सेंटीमीटर का मैटर है। इसका मतलब इसमें हाइट ही नहीं है भाई ब्रायोफाइटा में। तो पहली बार हाइट ही कहाँ आई है? टेरिडोफाइटा में आई है, आना समझ में। तो ये हाईएस्ट ब्रायोफाइट का केस बताया जाता है डाउसोनिया, हाईएस्ट ब्रायोफाइट। कोई दिक्कत बच्चों? तो ये एग्जांपल्स भी साथ में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और अब वापस, तो ये सिलेंडर, अपराइट सिलेंडर एक्सिस की फॉर्म में हो सकता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, या फिर ये प्रोस्ट्रेट थैलस की फॉर्म में हो सकता है। वापस आ जाते हैं अपन जगह पे। तो यहाँ पे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, प्रोस्ट्रेट थैलस, ठीक। और यहाँ पे अपराइट सिलेंडर, अपराइट सिलेंडर की फॉर्म। कोई दिक्कत? जो मेन एक्सेस वाला पार्ट है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मैंने अभी बताया था कि इसमें लीफी मेंबर्स में 2 रोज में ये अरेंज हो सकती हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। और इसमें वास्तव में कैसी अरेंज होती थी? अभी फ्यूनेरियम हमने देखा स्पाइरली अरेंजमेंट लिया जा सकता है। कोई दिक्कत है इसमें? स्पाइरली अरेंजमेंट लिया जा सकता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत बच्चों? इसके बाद में नेक्स्ट देखो जरा, अगला पॉइंट अपन को दे रखा है स्टडी पॉइंट, स्पोरोफाइट के पार्ट्स क्या हैं और स्पोरोफाइट की गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंसी किस तरह से है, ठीक है। तो पार्ट्स अगर देखें हेपेटिक ऑप्सिडा या लिवरवर्ट्स के केस में, तो इसमें फुट, सीटा और कैप्सूल, ये तीनों पार्ट मिलते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। हालांकि इसका एक्सेस अगर मैं बात करूं तो रिक्सिया में वास्तव में ये केवल और केवल किसका बना होता है बच्चों? कैप्सूल का बना होता है। इसका मतलब कंप्लीट जनरेटिव पार्ट है पूरी तरह से। ये स्पोरोफाइट कैसा होता है? जनरेटिव पार्ट होता है, ध्यान रखना। सबसे सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट जो मिला है वो वास्तव में रिक्सिया में मिला है। बाकी के लिवरवर्ट्स में फुट, सीटा, कैप्सूल मिलता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? और डिपेंडेंसी ऑन गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट पर ये पूरी तरह से कंप्लीट डिपेंडेंसी शो करता है, तो ये कंप्लीट डिपेंडेंट होता है। कोई दिक्कत? इसका मतलब है कि फूड, वाटर और शेल्टर, सारी की सारी बेसिक नीड्स के लिए गैमेटोफाइट जनरेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये होता है कंप्लीट डिपेंडेंट, ठीक है ना। ब्रायोप्सिडा के केस में अगर मैं बात करूं तो वापस फुट, सीटा, ठीक है ना, और कैप्सूल, इनमें ही ये क्या होता है? डिफरेंशिएट होता है फुट, सीटा और कैप्सूल में, ठीक है। और फुट, सीटा और कैप्सूल के लिए अगर मैं बात करूं तो इसका फुट, सीटा और कैप्सूल एक्चुअल में ज्यादा एलोबरेट स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है ना। वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है इसके बजाय, लिवरवर्ट्स के बजाय इनकी, ठीक है ना। ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मोर एलोबरेट टाइप का स्पोरोफाइट होता है इनका, ठीक। और डिपेंडेंसी के लिए अगर मैं बात करूं तो गैमेटोफाइट के ऊपर ये पार्शियल डिपेंडेंसी शो करते हैं। इसका मतलब अगर मैं पार्शियल डिपेंडेंट बोल रहा हूं तो मैं ये भी बोल रहा हूं सीधे सीधे कि मोसेस का स्पोरोफाइट जो होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, जो फूड के लिए जनरली गैमेटोफाइट पर डिपेंड नहीं करता, केवल शेल्टर और वाटर के लिए डिपेंड करता है। कोई दिक्कत? तो ये डिपेंडेंसी का केस है। इसके बाद में नर्व सेल्स और इलेटर्स का मैटर आता है बच्चों। ये एनसीईआरटी का मैटर नहीं है, लेकिन अपन को एक्चुअल में एनसीईआरटी ने ये बता रखा है कि इसमें स्पोर डिस्पर्सन जो होता है, मैं यहां पे ये पॉइंट इस तरह से कर सकता हूं, स्पोर डिस्पर्सन किस तरह से होता है। तो स्पोर डिस्पर्सन वास्तव में जो ब्रायोप्सिडा में जो होता है मोसेज में, वो ब्रायोप्सिडा में मोसेज में एक्चुअल में जो इनका कैप्सूल होता है ना, इस कैप्सूल में पर्टिकुलर कुछ स्ट्रक्चर्स मिलती है जिनको नाम दिया जाता है। एक तो पेरिस्टोमियल टीथ, क्या बोलते हैं? पेरिस्टोमियल टीथ। जैसे पेरिस्टोम, स्टोम का मतलब होता है माउथ पोर, ठीक है ना, और पेरी मतलब अराउंड, पेरीफेरा, ठीक है ना।
तो जैसे माउथ पोर के चारों ओर हमारे 32 ही होती है, 16 टीथ 2 रोज में है, सेम ऐसे ही 2 रोज में 16 टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से एक पूरा एक बड़ा कैप्सूल टाइप की स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पे, जिसमें ये कॉलुमेला और बीच में ये स्पोर्स के लिए चैम्बर्स बनते हैं। तो यहाँ पे ये स्पोर्स जो बनते हैं ना, इसमें इन स्पोर्स को एफिशिएंटली ये पेरिस्टोमियल टीथ और एक मिलती है यहाँ पे एन्युलस, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स ऐसी होती हैं कि जो स्पोर्स का बहुत एफिशिएंटली क्या करवाती हैं, डिस्पर्सन करवाती हैं मोसेस के केस में। तो मोसेस के केस में बहुत एफिशिएंट डिस्पर्सन किया जाता है स्पोर्स का इसके एलोबरेट स्पोरोफाइट के जरिए। लेकिन इन लिवरवर्ट्स में वास्तव में इस तरह का कोई लफड़ा नहीं होता है। लिवरवर्ट्स में इनमें फोर्सिटा कैप्सूल तो है, लेकिन इस तरह का ये एफिशिएंट डिस्पर्सन की मैकेनिज्म तो नहीं है। लेकिन इनमें पर्टिकुलर होता क्या है, ये जब जाइगोट बनता है ना, इनमें जाइगोट बनता है, 8 सेल जाइगोट जब बन जाता है इनमें, तो ये 8 सेल जाइगोट में एक्चुअल में आउटर 4 सेल्स जो होती हैं, ठीक है, वो तो बनाती है इस कैप्सूल की पेरीफेरी, क्या बनाती है, पेरीफेरी या वॉल बनाती है, ठीक है ना, वॉल बनाती है। और ये वाला पार्ट जो अंदर की सेल्स होती है, ठीक है, ये एक्चुअल में बनाती है स्पोर मदर सेल्स। और ये स्पोर मदर सेल्स में से कुछ स्पोर मदर सेल्स कन्वर्ट हो जाती हैं बच्चों नर्स सेल्स में, जो न्यूट्रिटिव सेल्स होती है। नर्स का काम क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल्स में देखभाल करने का काम है, तो ये भी एक्चुअल में न्यूट्रिटिव सेल होती है जो डेवलपिंग स्पोर्स को क्या देती है, न्यूट्रिशन देती है लिवरवर्ट्स के केस, ठीक है ना। दूसरा, इनमें से ही कुछ कन्वर्ट होती है एलेटर्स में, किसमें, एलेटर्स में। ये एलेटर्स एक्चुअल में कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इस तरह की बताई गई है, ओहो, एलेटर्स पर्टिकुलर कुछ स्ट्रक्चर इस तरह की बताई गई हैं जो वास्तव में हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती हैं और ये स्पोर के डिस्पर्सन में हेल्प करती हैं, जिनमें स्पाइरल थिकनिंग मिलती है। ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ये लिवरवर्ट्स के केस में बताई गई है बच्चों, ठीक है ना। ऐसा ना तो नर्स सेल्स और ना ही एलेटर्स, इनमें कोई इस तरह की चक्कर नहीं होता। नर्स सेल्स और एलेटर्स इनमें एब्सेंट होती हैं, लेकिन ध्यान रखना है स्पोर मदर सेल जैसे डिप्लॉयड है, स्पोर मदर सेल जैसे डिप्लॉयड है, ठीक है ना, तो एलेटर्स भी डिप्लॉयड होती हैं और नर्स सेल्स भी डिप्लॉयड होती हैं। ये स्पोर्स के डिस्पर्सन में हेल्प करेंगी और नर्स सेल्स उनके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है ना। ये दोनों स्ट्रक्चर्स मोसेस के केस में क्या होती है बच्चों, एब्सेंट होती है। कोई दिक्कत, क्लियर है। तो ये इतना पॉइंट दे रखा है। हैबिटेट में तो मैंने पहले भी बता दिया था, हालांकि लिवरवर्ट में अपन को एनसीईआरटी ने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्या दे रखा है कि ये मॉइस्ट सॉइल में मिल जाते हैं, शेडी रीजन्स में मिल जाते हैं, डैम्प सॉइल में मिल जाते हैं, मार्शी एरियाज में मिल जाते हैं, वुड के ऊपर मिल सकते हैं, ठीक है ना, स्ट्रीम के बैंक्स जो होते हैं, किनारे जो होते हैं, वहां पे मिल सकते हैं लिवरवर्ट्स के केस में। ये शुरुआत में ही अपन को हैबिटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है, लेकिन वो कॉमन वही है कि वो डिपेंड है वाटर के ये वाटर के ऊपर, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। और इसलिए उनका जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहले ही अपन ने बताया था कि ये लिमिटेड होता है और वो मॉइस्ट सॉइल में या डैम्प सॉइल में मिलते हैं, शेडी रीजन्स में, ठीक है ना। इसके बाद में लास्ट अपना पॉइंट जो बनता है बच्चों, वो लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। वैसे तो एनसीईआरटी ने जो ऐसे दे रखा है मैं उसी को बता रहा हूं, रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना इसमें बता रखा है कि बहुत ही कम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जनरली ब्रायोफाइट्स रखते हैं वैसे तो, ठीक है ना, लेकिन कुछ एक मोसेज हैं जो वास्तव में हर्बीवोर्स एनिमल्स के द्वारा, जैसे मैमल्स और बर्ड्स के द्वारा या अदर एनिमल्स के द्वारा वास्तव में फूड की फॉर्म में क्या किए जाते हैं, खाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे दे रखा है आपको, सम मोसेज प्रोवाइड फूड सोर्स फॉर हर्बेसियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। तो पहला केस। दूसरा पॉइंट बताया गया है इसमें स्फेग्नम, जो अभी हमने बताया था, इस स्फेग्नम जो मॉस था, इसको एक्चुअल में होता क्या है, इसको नाम दिया जाता है एक तो बॉग मॉस, क्या बोलते हैं, बॉग मॉस। बॉग मतलब दलदल, ये एक्चुअल में एसिडिक दलदल में ग्रो करता है और एसिडिक दलदल में ग्रो करता है तो वहां पे बैक्टीरिया प्रॉपर वे में ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है ना, पनप नहीं पाते, इसलिए ये जब इनकी डेथ होती है तो ये बहुत बढ़िया तरीके से फॉसिल फॉर्म में बचे रहते हैं और उनको एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, कोयले के जैसे, कोयले के जैसे, ठीक है ना। और कोयले का एक टाइप होता है पीट, जानते हो कोयले के 4 टाइप आपने पढ़े होंगे पहले, पीट,
कोल होता है, एंथ्रासाइट होता है जो सबसे बेस्ट कैलोरीफिक वैल्यू रखता है, ठीक है ना, एक लिग्नाइट होता है और एक बिटुमिनस होता है। उनमें से इसको इसीलिए नाम दिया जाता है पीट मॉस। तो स्फेग्नम को एक और नाम मिला है पीट मॉस। एसिडिक बॉग पर ग्रो करता है इसलिए बॉग मॉस है, लेकिन फ्यूल की फॉर्म में यूज किया जाता है इसलिए पीट मॉस भी बोला गया है, कोयले की फॉर्म में, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि वास्तव में ये एक्चुअल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी है, वाटर एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी इसकी अच्छी होती है स्फेग्नम की, और इसीलिए यूरोपियन कई यूरोपियन कंट्रीज में इसको एज ए एब्जॉर्बेंट कॉटन की फॉर्म में भी यूज करते हैं। ये नहीं दे रखा हालांकि एनसीईआरटी ने अपन को, लेकिन कई यूरोपियन कंट्रीज में बच्चों इसको एब्जॉर्बेंट कॉटन की फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है ना। और उसी पॉइंट से रिलेट करता हुआ एनसीईआरटी ने जो अपन को दे रखा है वो क्या दे रखा है कि ये वास्तव में लिविंग मटेरियल के चारों तरफ पैकिंग करने के लिए पैकिंग मटेरियल की फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। और वो वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी इसकी अच्छी है, वाटर एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी, इसलिए लिविंग मैटर वास्तव में पूरी तरह से मॉइस्चर वहां पे बनी रहती है, और उसके ट्रांसशिपमेंट में इस स्फेग्नम का यूज इस तरह से पैकिंग मटेरियल की फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स, ठीक है, इसका यूज ऐसे भी होता है भाई। दूसरा पॉइंट बता रखा है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जाता है। एक्चुअल में ये मॉसेस जो होते हैं ना वो मॉइस्ट सॉइल के ऊपर पूरी तरह से बिल्कुल कारपेट की तरह बिछ जाते हैं, अरे बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रोथ लेते हैं और पूरी तरह से एक चटाई की तरह छा जाते हैं पूरी उस पे सॉइल के ऊपर, ठीक है ना। और चटाई की तरह छा जाने के कारण तो इनको एक नाम और दिया है कारपेट मॉस। क्या बोलते हैं बच्चों? कारपेट मॉस बोला गया है, इसी स्फेग्नम को बोल सकते हैं कारपेट मॉस बोला गया है, ठीक है ना। या फिर इसको नाम दिया गया है टर्फ मॉस बोला गया है। और कारपेट की तरह छा जाते हैं। तो अब मेरे को एक बात बताओ, एक तो एक्सपोज्ड सॉइल है जिसके ऊपर कोई मॉस वॉस ग्रो नहीं कर रहे, एक ऐसी सॉइल है जिसके ऊपर मॉस ग्रो कर रहे हैं बिल्कुल कारपेट की तरह। दोनों पर बरसात आने दो, बारिश जब पड़ती है तो मेरे को बताओ बारिश में एक्चुअल में जो सॉइल का कटाव होता है वो कहाँ होगा? मॉस वाली जगह पे होगा या फिर जो एक्सपोज है एक्सपोज वाली पे होगा। तो इसका मतलब सॉइल इरोजन ज्यादा कहाँ होगा? जो एक्सपोज सॉइल है। लेकिन ये जब ये पूरी तरह से कारपेट की तरह छाया हुआ है जिस सॉइल पर मॉस, तो वहां पे वास्तव में वो सॉइल इरोजन को ये क्या कर देते हैं? प्रिवेंट कर देते हैं। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? तो ये इनका ये भी एक रोल बताया गया है। नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी देगा यहाँ से। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये इकोलॉजी से कॉन्सेप्ट आता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में आपने पढ़ा होगा कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में जब बेयर्ड रॉक्स जो होती हैं जहां पे लिथोस्फीयर चलता है, बेयर्ड रॉक्स पे सबसे पहले पायनियर कम्युनिटी की फॉर्म में बच्चों कौन आते हैं? पायनियर कम्युनिटी की फॉर्म में आती है क्रस्टोज लाइकन। कौन सी आती है? क्रस्टोज लाइकन आती है, ठीक है ना। ये पायनियर कम्युनिटी का मतलब है जो सबसे पहली कम्युनिटी वहां पे आती है, ठीक है ना। ये पायनियर कम्युनिटी होती है। क्रस्टोज लाइकन एक्चुअल में वो कोरोइड करती है ये रॉक के मटेरियल्स को, ठीक है ना। इसके बाद में धीमे धीमे थोड़ी बहुत वहां पे सॉइल फॉर्मेशन चालू हो जाती है, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन से स्टार्ट होते हैं हल्के फुल्के, तो उस चक्कर में सॉइल जैसा एनवायरनमेंट वहां पे डेवलप होने लगता है। इसके तुरंत बाद ये फॉलो किए जाते हैं, मॉसेज आ जाते हैं, ठीक है ना। तो मॉसेज लाइकन्स के साथ हम मिलके वही सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प भी करते हैं, ठीक है ना। और अगली कम्युनिटीज को क्या करते हैं? अगली जो सक्सेसिव कम्युनिटीज हैं, ठीक है ना, जिनको सीरियल कम्युनिटी बोलते हैं, उनको वास्तव में एक तरह से निमंत्रण दे देते हैं, उनके लिए एडेप्टिव एनवायरनमेंट तैयार कर देते हैं। तो मॉसेज के बाद जो आ जाते हैं वो हर्ब्स आ जाते हैं, ठीक है ना। एनुअल आते हैं, फिर बाद में पेरेनियल आते हैं, फिर बाद में आ जाते हैं श्रब्स आ जाते हैं। श्रब्स के बाद में एक्चुअल में आ जाते हैं ट्रीज, ठीक है ना, जो एक्चुअल में मीजोफाइट्स की फॉर्म होती है। सबसे लास्ट कम्युनिटी और सबसे स्टेबल कम्युनिटी जिसको हम बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन में और अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे इस बात को, ठीक है ना। तो ये लाइकन के साथ साथ मॉसेज वास्तव में इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी रखते हैं इस पर्टिकुलर बेयर्ड रॉक्स में इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी कंप्लीट होता है। तो ब्रायोफाइट मैं समझता हूं कि अगर सीक्वेंस वाइज आप इनको देखोगे और जो शुरुआती वीडियो लेक्चर्स के साथ अगर कंटिन्यूटी में आप इसको देखोगे तो ब्रायोफाइट आसानी से क्लियर हो जाएगा।